हाँ, तो कैसे हैं प्यारे बच्चे आप लोग? आशा करते हैं मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। चलिए, हम पीछे की क्लास में जहाँ तक पढ़े थे आज हम उससे आगे पढ़ेंगे। पीछे की क्लास में जहाँ तक पढ़े थे आज हम उससे आगे पढ़ेंगे। पीछे हम पढ़े थे 2 क्लास। पीछे प्रकाश का बर्तन का हम कितना क्लास पढ़े थे? 2 क्लास। पीछे हम प्रकाश का बर्तन के कितना क्लास पढ़े थे? 2 क्लास। आज जो हम पढ़ेंगे वो क्लास कितना होगा? आज 3 क्लास होगा। आज कितना होगा? पार्ट 3 होगा। आज कितना क्लास होगा? पार्ट 3 होगा। चलिए, कल हम पीछे कितने क्लास किए थे? 2 क्लास। चलिए, क्लास स्टार्ट करने से पहले बिना देरी किए वीडियो को क्या कीजिएगा? शेयर कीजिएगा। वीडियो को क्या कीजिएगा? शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। क्या कीजिएगा? लाइक। और चैनल को क्या कीजिएगा? सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल को क्या कीजिएगा? सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए, आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। कल जहां तक पढ़े थे आज हम उससे आगे पढ़ेंगे। चलिए, उसमें हम देखते हैं क्या पढ़ने वाले। चलिए, कल हम आपको बताए थे प्रकाश के अपवर्तन के नियम बताए थे। क्या बताए थे? प्रकाश के अपवर्तन के नियम बताए थे। आप आशा करते हैं जरूर देखे होंगे। प्रकाश के अपवर्तन के नियम याद करके आए होंगे। तो प्रकाश के अपवर्तन का नियम क्या है? प्रकाश के अपवर्तन के नियम को स्नेल का नियम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रकाश के अपवर्तन को स्नेल का भी नियम कहा जाता है। जैसे कि प्रकाश के अपवर्तन का नियम क्या है? पहला नियम क्या है? आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब क्या है? तीनों एक ही तल में है। दूसरा नियम क्या था? आपतन कोण और अपवर्तन कोण दोनों के बीच में क्या बतलाता है? संबंध बतलाता है। लेकिन संबंध जो बतलाता है वो कैसा संबंध बतलाता है? तो नियम क्या कहता है? किसी किसी खास रंग के लिए आपतन कोण की जगह साइन आर और परावर्तन कोण की जगह साइन आर के अनुपात एक नियतांक के बराबर होता है। एक नियतांक म्यू के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? एक नियतांक क्या होता है? म्यू। यानी वो क्या है? कांस्टेंट है। समझे? यही है। और इसे स्नेल का भी नियम कहा जाता है। ये लिखा भी होगा। ठीक है, कल हम इसमें ज्यादा टाइम नहीं दे पाए थे लेकिन इसे हम आज आपको दिखा देते। यहाँ पे देखिए, तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? 2 नियम है और आपको बता दिए थे। पहला नियम क्या कहता है? आपतित किरण और अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों क्या है? एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है? आपतन कोण और अपवर्तन कोण के बीच में क्या बतलाता है? संबंध को बतलाता है। लेकिन कैसा संबंध? इस नियम की खोज कब किया गया था? 1621 ईस्वी में। और इस नियम के अनुसार क्या कहता है? किसी खास रंग के लिए, किसी खास रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की जगह क्या है? साइन आर और अपवर्तन कोण की जगह क्या है? साइन आर का अनुपात ये क्या है? नियतांक यानी म्यू के बराबर होता है। अर्थात म्यू बराबर क्या लिखेंगे? साइन आई बाय साइन आर। और इसे क्या कहा जाता है? स्नेल का नियम भी कहा जाता है। इसे क्या चीज का नियम कहा जाता है? स्नेल का। जया मतलब होता है कोण। जया मतलब क्या होता है? कोण। चलिए, अब हम आज जो पढ़ने वाले वो देखिए। चलिए, यह हम एक कांच की स्लाइड लेते हैं। ये क्या चीज का स्लाइड लेते हैं? एक कांच की स्लाइड लेते हैं। चलिए, चलिए हम एक कांच की स्लाइड लेते हैं। ठीक है, एक हम स्लैब लेते हैं। किसका? यह कांच का स्लैब है। चलिए यहाँ पे देखिए, एक कांच की स्लैब ले रहे हैं। देखिए, स्लैब मतलब कांच का टुकड़ा। एक क्या चीज का टुकड़ा ले रहे हैं हम? कांच का टुकड़ा ले रहे हैं। चलिए, इस पढ़ने से पहले एक चीज यहाँ पे हम हेडिंग में लिख देंगे। क्या लिखेंगे? पार्श्विक विस्थापन। क्या लिखेंगे हम लोग? पार्श्विक विस्थापन। ये पार्श्विक विस्थापन क्या होता है वो देखिए। पार्श्विक पार्श्विक विस्थापन। क्या लिखेंगे? पार्श्विक विस्थापन। ये क्या है? हम लोग जो अभी पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं? पार्श्विक विस्थापन के बारे में आपको हम जानकारी दे रहे हैं। किसके बारे में? पार्श्विक विस्थापन। एक सेकेंड,
पार्श्विक विस्थापन क्या है उसके बारे में हम आपको जानकारी दें। चलिए इसे ऊपर कीजिए। चलिए अब देखिए यह कांच का टुकड़ा है। ये क्या चीज का टुकड़ा है? कांच का। ये क्या है मेरा? कांच। ये क्या है? कांच। अब ये देखिए ये साइड में कुछ नहीं तो ये क्या है? हवा है। ये क्या है? हवा है। अब नीचा भी क्या है? हवा है। नीचा भी क्या है? हवा है। देखिए यह क्या है? कांच है। अब ये क्या है? हवा है। अब देखिए एक प्रकाश की किरण को हम यहाँ से भेजते हैं। एक प्रकाश की किरण को हम क्या करते हैं? यहाँ से भेजते हैं। यहाँ से हम एक प्रकाश की किरण को भेजते। अब ये प्रकाश की किरण को इसे सीधे चले जाना चाहिए था। कहाँ चले जाना चाहिए था? सीधे। यहाँ पे हम लिख देते हैं हवा। सही। यहाँ पे क्या लिख देते हैं हम? हवा। समझे? ये प्रकाश की जो किरण है इसे सीधे चले जाना चाहिए था। किधर जाना चाहिए था? सीधे। लेकिन यह सीधे न जाके इस बीच में हम एक अभिलंब डाल देते। क्या डाल देते हैं? एक अभिलंब डाल देते। देखिए यहाँ पे हम एक अभिलंब डाल दें। यहाँ पे क्या है? एक अभिलंब है। एक अभिलंब है। चलिए अब जब देखिए यह हवा है, ये हवा है तो कौन सी माध्यम हो गया वो बताइए। यह हवा है तो कौन सी माध्यम हो गया? यह हवा कौन सी माध्यम हो गया? विरल माध्यम हो गया। कौन सी माध्यम हो गया? विरल माध्यम। यह हवा कौन सी माध्यम हो गया? विरल माध्यम ना। हवा कौन सी माध्यम हो गया? विरल माध्यम। अब यह कांच कौन सी माध्यम हो गया? सघन माध्यम। कांच कौन सी माध्यम हो गया? सघन माध्यम। माध्यम। और फिर यह हवा कौन सी माध्यम हो गया? विरल माध्यम हो गया। कौन सी माध्यम हो गया? विरल माध्यम। और ये सघन माध्यम और विरल माध्यम क्या होता है आपको बता चुके हैं। जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक हो उसे कहते हैं विरल माध्यम, और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम हो उसे क्या कहते हैं? सघन माध्यम। आपको याद आया क्या बताए थे? जिस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्यादा हो यानी अधिक हो उसे क्या कहेंगे? विरल माध्यम, और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम हो उसे क्या कहते हैं? सघन माध्यम। आपको एक चीज हम बताए थे। क्या बताए थे वो देखिए। बताए थे जब विरल से किससे? विरल से सघन में प्रकाश की किरण आता है तो क्या होता है? जब विरल से सघन में प्रकाश की किरण आता है तो क्या होता है? वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। क्या हो जाती है? जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो क्या होती है? अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। किसकी ओर मुड़ जाती है? अभिलंब की ओर। यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे देखिए यह जो प्रकाश की किरण है, यहाँ पे ये जो प्रकाश की किरण है वह ये तो सीधे चले जाना चाहिए था, लेकिन सीधे न जाके क्या हो जाएगा? अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा, यानी यह इधर मुड़ जाएगा। समझे? यह इधर मुड़ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मुड़ गया तो इसे यहाँ भी देखिए इसे सीधा जाना चाहिए था। इधर इसे क्या होना चाहिए? सीधे जाना चाहिए था, लेकिन सीधे न जाके यहाँ पे इसका एक बार और अपवर्तन हो गया। देखिए यहाँ भी हम एक अभिलंब डाल देते हैं। यहाँ भी एक हम क्या डालते हैं? अभिलंब। एक अभिलंब हम यहाँ भी डालते हैं। अब देखिए ये इधर न जाकर, अब देखिए यह सघन माध्यम और ये कौन सा माध्यम है? विरल माध्यम। यानी अब जो यहाँ पे अपवर्तन जो होगा वो किससे होगा? सघन से विरल में होगा ना। अब आपको पता है जब सघन माध्यम से विरल माध्यम प्रकाश आती है तो क्या होती है? अभिलंब से दूर जाती है। देखिए ये इधर न आके ये किधर चले जाएगा? ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। अब देखिए यहाँ से यहाँ के बीच की लंबवत दूरी को ही हम लोग क्या कहते हैं? पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। समझे? अब समझाते हैं आपको फिर से। देखिए मान लेते हैं एक किताब है। अब ये किताब है, देखिए यह बुक है। अब यह बुक को हम मान लीजिए यहाँ पे रख दिए। इस बुक को क्या किया? यहाँ पे हम रख दिए। अब देखिए यहाँ से जो प्रकाश एक बार हम दिए, यहाँ से लाइट जलाए तो प्रकाश गया। अब गया तो देखिए यहाँ से यह निकलेगा, यानी एक बार अपवर्तन इसका यहाँ होगा, अब एक बार कहाँ होगा? यहाँ होगा। तो वही समझिए ये क्या है? यह क्या है? एक कांच है। ये कांच में का एक बार यहाँ से प्रकाश भेजे तो एक बार अपवर्तन इसका यहाँ हुआ, और एक बार अपवर्तन इसका कहाँ हुआ? यहाँ हुआ। अब देखिए इस किरण को हम लोग क्या कहते हैं? इस किरण को हम लोग क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतित किरण।
ना। और इस किरण को हम लोग क्या कहते हैं, अपवर्तित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, अपवर्तित किरण। और इसी का दूसरा नाम क्या है, अपवर्तित का दूसरा नाम क्या है, निर्गत किरण। क्या नाम है, निर्गत किरण। देखिए बहुत ऐसा लड़का रहता है उसका नाम रहता है मोनू, लेकिन स्कूल में उसका नाम रहता है गणेश। बहुत ऐसा आदमी है जिसका दो नाम रहता है, घर का कोई और नाम और स्कूल का कोई और नाम। तो वही समझिए इसका भी क्या है, दो नाम है। ये आपतित किरण, इसका अपवर्तित किरण का नाम क्या है, इसका निर्गत किरण। इसका नाम क्या है, निर्गत किरण। क्या है, निर्गत किरण। निर्गत किरण, इसका नाम क्या हो गया, निर्गत किरण। अब देखिए फिर से देखिए, जब प्रकाश, देखिए यह माध्यम कौन सा था, हवा था। जब हवा से कांच में आया, यानी सरल माध्यम से, विरल से किस में आया, सघन में, तो क्या हुआ, अभिलंब की ओर आया, अभिलंब की ओर आए। और जब सघन से विरल में आया तो क्या हो गया, अभिलंब से भागा। यानी यहां से जो यहाँ देखिए ये क्या है, निर्गत किरण, और ये क्या है, ये आपतित किरण के बढ़ाया भाग है। इसी के बीच जो ये लंबवत दूरी है ना, इस लंबवत दूरी को ही हम लोग क्या कहते हैं, पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। और इसका आंसर लिखने के लिए आएगा तो कैसे लिखेंगे, आपतित किरण और आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच लंबवत दूरी को क्या कहेंगे, पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। देखिए इसको हम फिर से बना के दिखाते हैं। आप देखिए फिर से हम बना के दिखाते हैं, यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। देखिए यह एक क्या है, मेरा कांच की स्लैब है। देखिए ध्यान पूर्वक देखिए, ये क्या है, मेरा कांच की स्लैब है। अब देखिए यहां से प्रकाश की किरण आया, इस किरण को आप लोग क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, आपतित किरण। आपतित किरण, ध्यान से देखिएगा, यह पूछेगा एग्जाम में, इसीलिए इसे हम बार बार बता रहे। मेरा बताने का मतलब ये नहीं है, ज्यादा क्यों बता रहे हैं आप, मेरा बताने का मतलब ये है जो आपको हम याद करा दे, समझे, आपको हम क्या करा दे, याद करा दे, इसीलिए हम इतना बार बार बोल रहे हैं। अब देखिए इसे हम क्या कहते हैं, आपतित किरण। और यहाँ पे क्या रहता है, बुआ, अभिलंब रहता है। क्या रहता है, अभिलंब। अब देखिए इस प्रकाश की किरण को सीधे चले जाना चाहिए था, कहाँ चले जाना चाहिए था, सीधे। लेकिन यह सीधे नहीं जाके क्या होगा, यह माध्यम कौन सा था, हवा था। यह कौन सा माध्यम था, हवा। और हवा समझते हैं ये क्या होता है, विरल होता है। कौन सी माध्यम होता है, हवा विरल माध्यम होता है। कौन सी माध्यम होता है, विरल। अब ये क्या है, कांच है, आपको ये पता है, ये कौन है, कथी है, कांच है। तो कांच कौन माध्यम, सघन माध्यम। कांच कौन माध्यम, सघन माध्यम। और फिर नीचा में क्या है, हवा है। फिर नीचा में क्या है, हवा है। हवा कौन माध्यम, विरल माध्यम। कौन माध्यम, विरल माध्यम। अब देखिए ना, एक बार विरल से जब सघन में आया तो वो क्या हो गया, अभिलंब की ओर आया। क्या हुआ, अभिलंब की ओर आया। अब यहाँ भी एक हम क्या डाल देते हैं, अभिलंब डाल देते, अभिलंब डाल दीजिए, अभिलंब डाल। अब देखिए इधर इसे चले जाना चाहिए था इधर, लेकिन यह इधर नहीं जाके, आपको पता है जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल में आती है तो क्या होती है, अभिलंब से दूर भागती है। क्या होती है, अभिलंब से दूर भागती है। देखिए यह इधर नहीं जाके ये किधर चले जाएगा, इधर चले जाएगा। ये इधर नहीं आके क्या हो जाएगा, ये इधर चले जाएगा, समझे। तो यहाँ से यहाँ जो बीच की दूरी होगा, इस बीच की दूरी को ही हम लोग क्या कहते हैं, पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं, पार्श्विक विस्थापन, समझे। इस किरण को हम लोग क्या कहते हैं, निर्गत किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, निर्गत किरण। अब बताइए किन्हीं को समस्या तो बताइए, समझ में आया या ना आया, आप समझे या ना समझे, ये बताइए। समझ में आ गया, आगे बढ़े, समझे। अब आगे बढ़े, देखिए अब एक चीज आप यहाँ पे देखिए, आप क्या आपको पता है, अभी विरल माध्यम से जब सघन में आती है तो क्या होती है, अभिलंब की ओर आती है। और जब फिर से सघन से विरल में आता है तो क्या होता है, अभिलंब से भागता है। तो यह निर्गत किरण, और ये क्या है, आपतित किरण के बढ़ाया गया, जब बढ़ाया गया, ये देखिए यह है निर्गत किरण, और ये क्या है, आपतित किरण के बढ़ाया गया भाग। इसको देखिए, इसके बीच जो ये लंबवत दूरी है, ये लंबवत दूरी, इस लंबवत दूरी को ही हम लोग क्या कहते हैं, पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। अब देखिए इसका आंसर कैसे लिखिएगा, पार्श्विक विस्थापन का। देखिए बच्चा वाला आंसर तो बहुत आसान है, लेकिन आपके लिए बच्चा वाला आंसर लिखना उचित नहीं होगा, क्योंकि क्लास 10वीं में तो बच्चा वाला आंसर लिखिएगा तो बच्चे वाला नंबर भी मिलेगा, चॉकलेट दे देगा, समझे। बच्चा वाला जो आंसर लिखेगा तो एगो बच्चे वाला नंबर देगा, चॉकलेट दे देगा, हो गया। तो इसीलिए आप 10वीं में है तो 10वीं वाला आंसर लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे पार्श्विक विस्थापन का आंसर कैसे लिखेंगे, वो देखिए। पार्श्विक विस्थापन लिख दिए। अब इसका आंसर कैसे लिखेंगे, वो लिखेंगे पार्श्विक विस्थापन कैसे लिखेंगे, वो लिखेंगे। क्या लिखेंगे, आपतित किरण। क्या लिखेंगे, आपतित किरण और निर्गत किरण। पहले लिख देंगे क्या, आपतित किरण, आपतित
किरण, यहीं से लिखना शुरू करते हैं। लिख देंगे आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच देखिए क्या है, आपतित किरण है ना, आपतित किरण के बड़ा भाग, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच जो लंबवत दूरी है उसको क्या कहते हैं, पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। लिखेंगे आपतित किरण और यहाँ पे बीच में और दे पे लिखे हो, सुनिए लिख देते हैं फिर से मिटा के, क्या लिखेंगे, आपतित किरण और, फिर से लिख देते हैं, आपतित किरण और निर्गत किरण आपतित किरण और, लिख जाए दूसरा कलर का कलम लिखेंगे आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच जो लंबवत, जो किरण के बीच जो लंबवत दूरी को ही पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। ये तो आंसर हो गया, बहुत आसान, बच्चा आंसर हो गया। ठीक है, अब जो हम आंसर लिखेंगे वो देखिए, यह तो बच्चा आंसर हो गया, यह तो आप समझ गए। अब जो लिखेंगे वो देखिए, क्वेश्चन क्या बनेगा आपका, वो देखिए क्वेश्चन बनेगा आपका यहाँ पे, जो पार्श्विक विस्थापन क्या, क्वेश्चन क्या बनेगा, पार्श्विक विस्थापन क्या है, क्वेश्चन क्या बना, पार्श्विक विस्थापन क्या है। अब आंसर कैसे लिखेंगे वो तो बताइए। अब आंसर लिखेंगे, देखिए अब आंसर जो हम लिखेंगे वो इस हिसाब से आंसर लिखेंगे, इस हिसाब से देखिए यहाँ पे देखिए, अब देखिए लिखेंगे आंसर, लिखेंगे क्या, किसी कांच की स्लैब से, क्या लिखेंगे हम, किसी कांच की स्लैब से, क्या लिखेंगे हम, सबसे पहले देखिए ध्यान से देखिएगा, क्या लिखेंगे, किसी कांच की स्लैब, ये क्या चीज का स्लैब है, कांच की, लिखेंगे किसी कांच की स्लैब से प्रकाश की किरण को भेजा जाता है, क्या लिखेंगे, किसी कांच की स्लैब से प्रकाश की किरण को क्या किया जाता है, भेजा जाता है। पहले हम इतना बात को लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, किसी कांच की स्लैब से प्रकाश की किरण को क्या किया जाता है, भेजा जाता है। तो लिखेंगे आंसर में हम पहले क्या लिखेंगे, लिखेंगे किसी कांच की स्लैब से प्रकाश की किरण को, प्रकाश की किरण को, किसी कांच की स्लैब से प्रकाश की किरण को भेजा जाता है, तो देखिए अब तो क्या होगा वो देखिए, फिगर देखिए, अब क्या लिखे हैं, किसी कांच की स्लैब से प्रकाश की किरण को भेजा जाता है, क्या लिखे हैं, किसी कांच की स्लैब से हम क्या भेजे थे, प्रकाश की किरण को भेजे थे। तो यहाँ पे एक कोण बन रहा है, देख रहे हैं, इस कोण का नाम हो गया आपतन कोण, और यहाँ पे कोण बनेगा, इसका क्या कहेंगे हम, निर्गत कोण। यहाँ पे जो बनता है उसे क्या कहते हैं, अपवर्तन कोण। अब देखिए क्या लिखेंगे हम, किसी कांच की स्लैब से, क्या लिखेंगे, किसी कांच की स्लैब से जब प्रकाश किरण को भेजा जाता है तो आपतित किरण के बढ़ाए गए भाग, क्या लिखेंगे, आपतित किरण के बढ़ाए गए भाग, आपतित किरण के बढ़ाए गए भाग निर्गत किरण के बीच के दूरी को हम लोग क्या कहते हैं,
पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। क्या लिखेंगे? आपतित किरण के बढ़ाए गए भाग से निर्गत किरण के बीच की जो दूरी है उसे क्या कहते हैं? पार्श्विक विस्थापन कहते थे। यही बात को क्या करेंगे? लिख देंगे। किसी कांच की स्लैब से प्रकाश की किरण को भेजा जाता है तो आपतित किरण के बढ़ाए गए भाग से आपतित किरण के बढ़ाए गए भाग से आपतित किरण के बढ़ाए गए भाग से निर्गत किरण के बीच जो लंबवत दूरी है, निर्गत किरण के बीच के लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। समझे? क्या लिखेंगे? किसी कांच की स्लैब से प्रकाश की किरण को भेजा जाता है तो आपतित किरण के बढ़ाए गए भाग और निर्गत किरण के बीच जो लंबवत दूरी होता है उस दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। अब बात आता है यह किन किन बातों पे निर्भर करता है? पार्श्विक विस्थापन जो है किन किन बातों पे निर्भर करता है? तो हम लिखेंगे अब लिखेंगे यह निम्नलिखित बातों पे निर्भर करता है। क्या लिखेंगे? यह निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। क्या लिखेंगे? यह निम्नलिखित बातों पे क्या करता है? निर्भर करता है। चलिए लिखेंगे, क्या लिखेंगे? यह दूसरा कलर का इस्तेमाल करते हैं। यह निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। यह निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। पहला क्या है वो देखिए ना। यहाँ पे देखिए, ये कांच की जो मोटाई इतना है, अभी जो हम इसको बढ़ा देंगे तो क्या, यह कांच की मोटाई इतना है तो क्या ये पार्श्विक विस्थापन की दूरी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? मान लीजिए यह किताब इतना मोटा है, मान लीजिए यह बुक इतना मोटा है, तब सिलेबस इतना बड़ा है। अब इसको हम इतना मोटा कर देंगे तो क्या सिलेबस उतना ही बड़ा रहेगा? नहीं ना, अपने आप बढ़ जाएगा ना। तो वही लिखेंगे, जब हम ये कांच की मोटाई को बढ़ाएंगे तो क्या होगा? पार्श्विक विस्थापन भी बढ़ जाएगा। पार्श्विक विस्थापन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो वही हम क्या लिख देंगे? लिखेंगे हम, यह कांच की मोटाई का सीधा क्या होता है? समानुपाती। समानुपाती का मतलब समझे, एगो बढ़ा तो दूसरा अपने आप बढ़ जाएगा। समानुपाती को इंग्लिश में कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। समानुपाती मतलब क्या होता है? जब हम एगो को बढ़ा रहे हैं तो दूसरा क्या हो जाए? अपने आप बढ़ रहा है। जैसे किताब की मोटाई को बढ़ा रहे हैं तो सिलेबस क्या हो रहा है? अपने आप बढ़ जाता है। उसी को क्या कहते हैं? समानुपाती कहते हैं। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? यह क्या लिखेंगे? यह कांच के मोटाई का सीधा समानुपाती होता है। समानुपाती होता है। चलिए, होता है पहला बात। अब दूसरा बात देखिए, दूसरा क्या होगा? अब दूसरा देखिए, अब यह कोण जो बढ़ेगा, यह आपतन कोण, तो क्या इसका दूरी नहीं बढ़ेगा? यानी यह किरण अभी यहाँ से देंगे तो यह आपतन कोण का मान तो बढ़ गया, तो क्या ये पार्श्विक विस्थापन नहीं बढ़ेगा? यानी तो लिखेंगे आपतन कोण का यह क्या होता है? सीधा समानुपाती होता है। क्या लिखेंगे? आपतन कोण का क्या लिखेंगे? यह आपतन कोण का, यह आपतन
कोण का सीधा समानुपाती होता है। आपतन कोण का सीधा क्या होता है? समानुपाती होता है, अनुपाती होता है। एक और है, यह अपवर्तनांक का भी क्या होता है? समानुपाती होता है। यह अपवर्तनांक, अब एक शब्द यहाँ पे आपको नया दिख रहा होगा, अपवर्तनांक। चलिए अब हम अपवर्तनांक, यह अपवर्तनांक का सीधा समानुपाती होता है। अपवर्तनांक का भी क्या होता है? सीधा समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। अब ये अपवर्तनांक क्या होता है? यह शब्द आपको एक नया शब्द देखने के लिए मिलेगा। अब आपको हम बताए हैं तो हम आपको एक एक शब्द का जानकारी देंगे। हम क्या बताएं आपको? एक एक शब्द का जानकारी देंगे। आपको एक चीज नया दिख रहा होगा, वो क्या है? अपवर्तनांक। क्या है? अपवर्तनांक। आपको समझ में आया? पार्श्विक विस्थापन क्या समझ में आया? क्या लिखे हैं? जब किसी कांच के स्लैब से प्रकाश की किरण को भेजा जाता है, क्या लिखे हैं? जब किसी कांच की स्लैब से प्रकाश की किरण को भेजा जाता है तो आपतित किरण के बढ़ाए गए भाग से निर्गत किरण के बीच जो लंबवत दूरी होता है उसे क्या कहते हैं? पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। और पार्श्विक विस्थापन कितने बातों पर निर्भर करता है? तो देखिए, पहला बात यह है जो कांच के मोटाई का सीधा क्या होगा? समानुपाती। दूसरा क्या होगा? आपतन कोण का समानुपाती। और तीसरा क्या होगा? यह अपवर्तनांक का भी क्या होगा? समानुपाती होगा। ये अपवर्तनांक क्या होता है? सबसे पहले नया सेंटेंस आपको देखने के लिए मिला है। तो चलिए अब चर्चा करते हैं किसका? अपवर्तनांक का। किसका चर्चा करते हैं हम? अपवर्तनांक का। ये अपवर्तनांक क्या होता है वो देखिए। अपवर्तनांक क्या होता है? क्या होता है? यह अपवर्तनांक क्या होता है? तो सबसे पहले ये देखेंगे आखिर यह अपवर्तनांक होता क्या है। यह अपवर्तनांक क्या है? सबसे पहले आप ये जानकारी, ये अपवर्तनांक क्या होता है। तो चलिए, अपवर्तनांक को जानने से पहले, अपवर्तनांक को जानने से पहले आपको कुछ जानकारी हम दे रहे हैं, वो देखिए। ये अपवर्तनांक को जानने से पहले आप एक चीज जानकारी लीजिए। यहाँ पे आपको हम कुछ प्रकाश की चाल बताए थे, कोई कोई माध्यम का, जैसे हवा का, कांच का, पानी का, ये सब हम माध्यम बताए थे। बताइए तो हवा में प्रकाश की चाल कितना है? हवा में प्रकाश की चाल कितना है? तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। कितना है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। उसके बाद हम आपको क्या बताए थे? कांच में भी प्रकाश की चाल बताए थे। किसमें? कांच में। तो हवा में प्रकाश की चाल कितना है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। उसके बाद हम बताए थे। अब एक बात बताइए, शून्य में प्रकाश की चाल क्या होता है? शून्य में प्रकाश की चाल क्या होता है वो बताइए। किसमें? शून्य में प्रकाश की चाल। शून्य में प्रकाश की चाल। किसकी? शून्य में प्रकाश की चाल। तो शून्य में प्रकाश की चाल क्या होता है बताइए। हवा में तो आपको पता था, चलिए बता दिए, लेकिन शून्य में प्रकाश की चाल क्या होता है वो तो बताइए। चलिए, शून्य मतलब कुछ नहीं। शून्य मतलब क्या? कुछ नहीं। शून्य मतलब कुछ नहीं, यानी जहां पे कुछ नहीं है, यानी हवा भी नहीं, उसी को क्या कहते हैं? शून्य कहते हैं। तो शून्य में प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 लाख। कितना होता है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। कितना होता है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है। शून्य में प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है। चलिए, शून्य में प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। अब देखिए, अब आपको हम बताए थे कांच में प्रकाश की चाल। किसमें? कांच में प्रकाश की चाल कितना? कांच में प्रकाश की चाल कितना बताए थे? कांच में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल कितना बताए थे आपको? प्रकाश की चाल कितना बताए थे? 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड। कितना? 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड बताए थे ना, 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड। उसके बाद हम आपको बताए थे पानी में प्रकाश की चाल। किसमें? पानी में प्रकाश की चाल। तो पानी में प्रकाश की चाल कितना बताए थे आपको? पानी में प्रकाश की चाल कितना बताए थे? 2,25,000 किलोमीटर पर सेकंड। कितना बताए थे? 2,25,000 किलोमीटर पर सेकंड। पानी में प्रकाश की चाल हम आपको कितना बताए थे? 2,25,000 किलोमीटर पर सेकंड बताए थे। ठीक है। अब देखिए, बहुत सारा माध्यम है, एल्कोहल हो गया, केरोसिन तेल हो गया, क्रोम कांच हो गया, बहुत सारा तालपिन तेल हो गया, रूबी हो गया, नीलम हो गया। ये सब का कितना का हम प्रकाश की चाल, कितना में प्रकाश की चाल को हम याद रखेंगे। इसमें प्रकाश की चाल ना याद रख के हम क्या करेंगे? सबका अपवर्तनांक याद रखेंगे। किसका याद रखेंगे? अपवर्तनांक। अब समझिए अपवर्तनांक क्या होता है। अब समझिए, इतना चीज समझने के बाद अब समझिए अपवर्तनांक होता क्या है। वो देखिए, अपवर्तनांक लिखने के लिए क्या लिखेंगे वो देखिए। क्या लिखेंगे? लिखेंगे यहाँ पे देखिए, लिखेंगे
शून्य में क्या लिखेंगे, शून्य में प्रकाश की चाल, क्या लिखेंगे, शून्य में प्रकाश की चाल। भट्टा में, भट्टा में क्या लिखेंगे, माध्यम में प्रकाश की चाल। भट्टा में माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल। अब देखिए सबसे पहले आप क्या जानकारी लिए, शून्य में प्रकाश की चाल, भट्टा में माध्यम में प्रकाश की चाल। देखिए एक मिनट ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आंसर यहीं पे खत्म है। शून्य में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहेंगे हम लोग, अपवर्तनांक कहेंगे। क्या कहेंगे, शून्य में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहेंगे, अपवर्तनांक कहेंगे। अब अनुपात का मतलब क्या होता है, बट्टा होता है। अब अनुपात का मतलब क्या होता है, बट्टा होता है। अब एक बात आप हमें बताइए, क्या बताया हम आपको, शून्य में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। अब वर्तनांक लिखने के लिए आएगा तो क्या लिखेंगे आप, शून्य में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल को क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहेंगे, शून्य में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहेंगे, अपवर्तनांक कहेंगे। क्या है, शून्य में प्रकाश की चाल और माध्यम प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहेंगे, अपवर्तनांक कहेंगे। अब चलिए अपवर्तनांक निकालते कैसे, वो निकाल के हम देखते हैं, कुछ का अपवर्तनांक निकाल के देखते हैं। चलिए मान लीजिए किसका अपवर्तनांक निकाले, पानी का निकालते हैं। किसका निकालते हैं, पानी का। अभी अपवर्तनांक नहीं पता, निकाल के देख लेते हैं। अपवर्तनांक निकाल है ना, अपवर्तनांक हम क्या करें अभी निकाल। चलिए ये अपवर्तनांक क्या होता है वो देखिए। अब देखिए शून्य में प्रकाश की चाल, क्या लिखेंगे हम, शून्य में प्रकाश की चाल, शून्य में प्रकाश की चाल बट्टा में माध्यम में प्रकाश, प्रकाश की चाल बट्टा में क्या लिखेंगे, माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल। चलिए माध्यम में प्रकाश की चाल। अब एक चीज आप हमें बताइए, अब हमें निकालना है क्या, अपवर्तनांक निकालना, वही ना। अब किसका निकालना है वो देखिए, वो माध्यम लीजिए। देखिए क्या कहेंगे इसका आंसर अपवर्तनांक का, शून्य में प्रकाश की चाल, शून्य में प्रकाश की चाल और माध्यम प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। क्या समझ में आया, अपवर्तनांक क्या है। अब मान लीजिए आपको किसका निकालना है, अब निकाल के आपको हम दिखाते हैं। चलिए यहाँ पे हम आपको निकाल के दिखाते हैं अपवर्तनांक। देखिए यहाँ पे जैसे कि शून्य में प्रकाश की चाल कितना है, 3 लाख किलोमीटर है। कितना है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। अब माध्यम मान लीजिए किसका, पानी। तो पानी में प्रकाश की चाल कितना होता है, पानी में प्रकाश की चाल कितना होता है बताइए, 2,25,000। कितना होता है, 2,25,000। कितना होता है पानी में प्रकाश की चाल, 2,25,000, 2,25,000, 2,25,000 किलोमीटर पर सेकंड। तो यही ना। अब देखिए यहाँ 3 जीरो से यह 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा, यह 3 जीरो से यह 3 जीरो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब इसे कीजिए तो भागा, ये 300 इधर हो जाएगा आपको 45, 45 45 पंचे 225 और इधर हो जाएगा आपको 6 पंचे 30 मतलब 60। समझे। अब इसे 15 से काट दीजिए, 15 तिया 45 और 15 चौका 60। कितना बच गया आपको, 4/3। अब ये 4/3 को भागा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 1.33 करके आ जाएगा। तो यही आपका क्या हो गया, इसको भागा दे दीजिए 3 से। चलिए 1.33 आ गया। ये आपको किसका निकाल दिया हम, पानी का। किसका अपवर्तनांक निकल गया, पानी का। तो पानी का अपवर्तनांक कितना है, 1.33 है। इसी तरह से आप निकाल सकते हैं सबका, शून्य में प्रकाश की चाल बट्टा में माध्यम में प्रकाश की चाल आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे ये किसका निकल गया हमारा, पानी का अपवर्तनांक निकल गया। किसका, पानी का अपवर्तनांक, पानी का अपवर्तनांक, पानी का अपवर्तनांक कितना निकल के आ गया हमें, 1.33। समझे। इसी तरह से आप निकाल सकते कुछ भी। अब जैसे कि आपको हवा का निकालना है तो हवा में लिख देंगे आप, क्या लिखेंगे, शून्य में प्रकाश की चाल। क्या लिखेंगे, शून्य में प्रकाश की चाल बटा में माध्यम में प्रकाश की चाल। क्या लिखेंगे, बटा में माध्यम में प्रकाश की चाल। तो माध्यम में प्रकाश की चाल बताए पानी में,
तो निकाल दिया। माध्यम में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल। अब बताइए एक चीज, तो आपको पानी का किसका हवा का निकालना है, तो शून्य में प्रकाश की चाल बताइए कितना है, तो शून्य में प्रकाश की चाल 3 लाख। अब माध्यम में मतलब किसका निकालना है, हवा का, हवा का कितना होता है 3 लाख, कितना होता है 3 लाख होता है। अब बताइए यह कितना हो जाएगा, यह कट गया 3 लाख से 3 लाख, कितना हो गया, हवा का अपवर्तनांक कितना हो गया 1 हो गया, हवा का अपवर्तनांक, हवा का अपवर्तनांक कितना हो गया 1 हो गया, हवा का अपवर्तनांक कितना हो गया 1 हो गया। इसी तरह से आप सब कुछ का निकाल सकते हैं, इसी तरह से आप सब कुछ का निकाल सकते हैं। अब देखिए कांच का निकाल के दिखा देते, किसका, कांच का। तो कांच का कैसे निकालेंगे बताइए, लिखेंगे पहले लिखेंगे क्या, शून्य में प्रकाश की चाल, क्या लिखेंगे, शून्य में प्रकाश की चाल बट्टा में माध्यम में प्रकाश की चाल बट्टा में शून्य में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल बटा में क्या लिखेंगे हम लोग, माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल। अब बताइए माध्यम में प्रकाश की चाल क्या हो, तो शून्य में प्रकाश की चाल कितना है 3 लाख, कितना है 3 लाख। अब माध्यम में प्रकाश की चाल किसका, कांच का निकालना है, तो कांच का कितना 2 लाख है, कितना है 2 लाख। चलिए 2 लाख, अब काटिए ना, यह 4 जीरो से 4 जीरो तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा, या 5 जीरो से 5 जीरो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया, तो बच गया आपको 3/2। अब इसे भागा दीजिए, कितना निकल गया 1.5। तो कांच का अपवर्तनांक कितना हो गया, कांच का, या कांच का निकल के आ गया आपको, किसका अपवर्तनांक निकल के आ गया, कांच का कितना होता है 1.5 होता है, समझे। इसी तरह से आप कुछ का भी निकाल सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कुछ अपवर्तनांक है जो आप याद करके आएंगे, हम आपको बता रहे हैं। चलिए सबसे पहले हम आपको बताए थे ये पार्श्विक विस्थापन के बारे में, तो क्या बताए, पार्श्विक विस्थापन के बारे में क्या बताया, जब किसी कांच के स्लैब से प्रकाश की किरण को भेजा जाता है तो आपतन कोण और निर्गत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। पार्श्विक विस्थापन के बारे में क्या बताएं, और पार्श्विक विस्थापन किन किन बातों पर निर्भर करता है आपको बता दी। जब किसी कांच के स्लैब से प्रकाश की किरण को भेजा जाता है तो आपतित किरण के बढ़ाए गए भाग और निर्गत किरण के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। और यह निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है, जैसे कि पहला किस पे, कांच के स्लैब के मोटाई का सीधा क्या हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा आपको, ये आपतन कोण का सीधा समानुपाती हो जाएगा। तीसरा या अपवर्तनांक को के बढ़ाने से भी क्या होता है, बढ़ जाता है। अब अपवर्तनांक क्या है आपको समझ में आ गया, जो शून्य में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। और यही अपवर्तनांक आपको याद करके आना है। जैसे देखिए हवा का अपवर्तनांक कितना होता है 1 होता है, जो हम आपको निकाल के दिखा दें। कौन कांच उसका कितना आता है 1.52, पानी का 1.33, एल्कोहल का 1.36, कार्बन डाइसल्फाइड का 1.68, बेंजीन का 1.50, रूबी का 1.71, फिलांट कांच का 1.65, केरोसिन तेल का 1.47, तालपीन तेल का 1.47, और उसके बाद नीलम का 1.77, बर्फ का 1.31 और हीरा का 2.42। अब आपसे एक बात पूछेगा यहाँ पे, क्या वो देखिए, पूछेगा सबसे कम अपवर्तनांक, सबसे कम अपवर्तनांक, सबसे कम अपवर्तनांक, सबसे कम अपवर्तनांक किसका है बताइए, सबसे कम अपवर्तनांक किसका है, तो हवा का। सबसे कम अपवर्तनांक हवा का है ना, सब हवा का अपवर्तनांक सबसे कम है, कितना है, सबसे कम अपवर्तनांक किसका है, हवा का। किसका है, हवा का। कितना है 1 है। चलिए अब सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका है, तो हीरा का। सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका है, सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका है, हीरा का। सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका है, सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका है, हीरा का है। किसका है, हीरा का। सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका है, हीरा का। कितना है 2.4, तो समझे, हीरा का सबसे अधिक अपवर्तनांक यदि आपसे पूछे तो किसका है, हीरा का। सबसे कम किसका है, तो कांच का। इसी तरह से जो है अब आपको आगे की क्लास कल देखा जाएगा, ये अपवर्तनांक क्या है
आप इसे थोड़ा देख लेंगे। अपवर्तनांक क्या था, आपको क्या बताएं, शून्य में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल को क्या कहते हैं, अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। और अपवर्तनांक सबसे कम जो है किसका, अपवर्तनांक कम से कम 1 हो सकता है। अपवर्तनांक कम से कम कितना हो सकता है, 1। और सबसे कम अपवर्तनांक किसका है, हवा का। और सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका है, हीरा का। अब अपवर्तनांक एक मात्रक विहीन राशि है। अपवर्तनांक क्या है, एक मात्रक विहीन राशि है। यह बात को याद रखेंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछता है। जो अपवर्तनांक का मात्रक होता है, ऑप्शन में आपको दे देगा। तो अपवर्तनांक क्या होता है, एक मात्रक विहीन राशि है। चलिए इसी जगह आज क्लास को खत्म किया जाता है। वीडियो को क्या कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। वीडियो को क्या कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। और चैनल को क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। समझे। आज यहीं पे छोड़ते हैं। हम क्या सब पढ़े वो थोड़ा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़े, क्या पढ़े, पार्श्विक विस्थापन क्या है। तो पार्श्विक विस्थापन क्या आपको पता है ना, क्या बताएं। जब किसी कांच के स्लैब से प्रकाश की किरण को भेजा जाता है तो आपतित किरण के बढ़ाए गए भाग से निर्गत किरण के बीच जो लंबवत दूरी होता है उसे क्या कहते हैं, पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। और पार्श्विक विस्थापन निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। सबसे पहले कांच के मोटाई पे, दूसरा बताए थे आपको आपतन कोण पे। आपतन कोण का सीधा क्या होता है, समानुपाती होता है। तीसरा बताए थे अपवर्तनांक बढ़ाने से भी क्या होता है, बढ़ जाता है। अब उसके बाद हम अपवर्तनांक बताए। अपवर्तनांक क्या है, शून्य में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। और अपवर्तनांक में बहुत सारा अपवर्तनांक आपको दे दिए याद करने के लिए, जिसमें से सबसे कम अपवर्तनांक होता है हवा का। और कम से कम अपवर्तनांक 1 हो सकता है। सबसे कम कितना होता है, 1। 1 से कम नहीं हो सकता है, 1 से कम नहीं हो सकता है। हवा का अपवर्तनांक कितना है, 1। और हीरा का कितना है, 2.42। और क्या कहते हैं, अपवर्तनांक एक मात्रक विहीन राशि है। वीडियो को क्या कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और क्लास कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइएगा। क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।